A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एनसीईआरटी साइंस के लेक्चर्स को देखना तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 12 बायोलॉजी के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ज्योग्राफी की भी ये बहुत सारी आपको नॉलेज देंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो अब तक हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं अबाउट द इकोसिस्टम, बायोम्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको वो सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे और आपको याद होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक किसी एरिया में बात करेंगे तो वहाँ पे कितनी वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, क्या क्या वहाँ पे मिलता है, वो सब कुछ मिला के उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी से आप ये बिल्कुल मत समझें कि सिर्फ प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है। वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ मिला के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। उस नेचुरल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो सकता है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप अवर नेचुरल वर्ल्ड, वो सारा होता है बायोडाइवर्सिटी। तो जितनी भी स्पीशीज हैं एंड ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे साथ में काम करते हैं इन इकोसिस्टम में, लाइक इंट्रिकेट वेब, एक वेब की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको किसी एक जगह पर कोई प्लांट देखने को मिलेगा तो उस प्लांट के ऊपर जितने भी एनिमल्स थ्राइव करते हैं, मान लीजिए कोई घास का कोई ऐसा इस तरीके का प्लांट है जिसको डियर खाता है, जिसपे तितलियां आती हैं, जिसपे कोई कीड़े बैठते हैं, तो वो सब के सब एक वेब में बंधे हुए हैं। एक इंटीग्रेटेड वेब है, फूड वेब जिसको कहेंगे, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक उस वेब में से किसी एक चीज़ को निकाल लेंगे, मतलब एक उसकी तरह समझ लीजिए, आपको एक पजल की तरह उसमें से एक पीस निकाल लोगे तो वो पूरा पजल ब्रेक हो जाएगा। ताश के पत्तों का जैसे आप वो महल बनाते हो, अगर उसमें से एक पत्ता आपने निकाले तो पूरा गिर जाएगा वो। तो उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। अगर आप एक स्पीशी को बीच में से गायब कर देंगे उस वेब में से, तो बहुत सारी स्पीशीज उससे अफेक्ट हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड वेब की तरह कनेक्टेड होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो सपोर्ट करती है एवरीथिंग इन द नेचर दैट वी नीड। हमें फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, सब कुछ हमें उसी बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है। तो अगर हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं, तो अगर हम टर्म की बात करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसने दिया था? तो ये सोशियो बायोलॉजिस्ट है एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल अरेंजमेंट। ओके, ये टर्म जो दी थी ये एडवर्ड विल्सन ने दी थी। एडवर्ड विल्सन का नाम आप ध्यान रखिए, यू माइट गेट अ पॉसिबल क्वेश्चन कि आपको एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाए। ओके, अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में बात करेंगे तो देयर आर 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एंड्स की। मतलब चींटियों की अगर आप वैरायटी की बात करते हो तो 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ आपको सिर्फ चींटियों की मिल जाएंगी। 3 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बीटल की। जो बीटल आपको देखने को मिलता है, एक छोटा सा कीड़ा जो होता है बीटल, उसकी आपको 3 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ मिल जाएंगी पूरे वर्ल्ड में। 28,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आपको फिशेज़ की मिल जाएंगी। 20,000 से ज़्यादा स्पीशी आपको ऑर्किड्स की मिल जाएंगी। ऑर्किड जो वो इतने प्यारे प्यारे फ्लावरिंग, वो जो फ्लावर्स देखते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं नेचर में वैरायटी की, तो हमें इतनी वैरायटी मिलती है। आप जिस एरिया में रहते हैं, हो सकता है आपने एक ही वैरायटी की चीज़ देखी हो, एक ही तरीके की तितलियाँ देखी हो आपने, या 2-4 तरीके की तितलियाँ, या 1-2 तरीके की चींटियाँ आपने देखी हो। तो चींटियों की कितनी वैरायटीज़ हैं? 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ एंड्स की। तो अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी को, तो हम जेनेटिक 3 लेवल पे हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे। एट 3 लेवल हम 3 तरीके की डाइवर्सिटी की बात करते हैं। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, एक हम स्पीशी डाइवर्सिटी की बात करेंगे, और हम फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। अब तीनों में फ़र्क क्या है? तो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीशी है, मान लीजिए आप कोई भी एक तरीके की स्पीशी, एक ही तरीके की चींटी की स्पीशी है,
लेकिन उसकी जेनेटिक वेरिएशन है। ह्यूमन बींग्स का आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। ह्यूमन बींग सारे एक ही स्पीशी है, होमो सेपियंस, लेकिन आपको चाइनीज थोड़े अलग नजर आएंगे, रशियंस आपको अलग नजर आएंगे, इंडियंस आपको अलग नजर आएंगे, इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी सब आपको सेम जैसे सेम से नजर आएंगे। उसी में से फिर आप देखेंगे तो अमेरिकन आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगे। दिखने में भी आपको समझ में आएगा, किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, वो वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी ने ओवर द ईयर्स चेंजेस ले आए हैं अपने अंदर। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इट इनेबल्स द पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरमेंट। स्पीशीज सेम है, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग अलग हो गए, कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे रहने वाले जो स्पीशीज़ है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनकी स्किन, उनका हाइट, उनके मस्कुलर स्ट्रेंथ, उनके आरबीसीज का काउंट, वो सब उसी एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उनके जेनेटिक्स में भी वो चेंज आ जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो लोग माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं, वो जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, उनका आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कम हो जाएगा। तो सिमिलरली ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है जितनी आपको ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल होती है। तो वो जेनेटिक वेरिएशन है। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इंडिया में ही मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस मिलते हैं। अगर आप चावल की वैरायटी की बात करें, इस सिर्फ इंडिया में तो 50,000 से भी ज़्यादा तरीके के जेनेटिकली डिफरेंट जो है हमें चावल की स्पीशीज़ मिले, मतलब स्पीशीज सेम है, वेरिएंट्स मिलेंगे आपको चावल के। 1,000 से भी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको मैंगो की। मैंगो जो कि इंडिया का एक स्टेपल है, आम, उसकी आपको 1,000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेंगी सिर्फ इंडिया के अंदर। तो ये बात हम कर रहे थे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। तो एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिक वेरिएशन इन मेडिसिनल प्लांट्स, Rauwolfia vomitra, growing in different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of active chemical that the plant produces. अब जैसे आपने ये देखा, उसी तरीके से एक मेडिसिनल जो प्लांट है Rauwolfia vomitoria, ये जो प्लांट है, इसको अगर आप हिमालय में ग्रो हो रहा है तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके का इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा। उसी के हिसाब से इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है, राइट। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल हमने उठाए हैं। फिर हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो आपको किस में देखने को मिली थी? वो आपको देखने को मिली थी सेम स्पीशी थी, लेकिन उसमें जेनेटिकली डिफरेंट आपको एंटिटीज मिलेंगे। अब बात होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी की। मतलब क्या है? अलग अलग स्पीशी। डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट में ही आपको ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। मतलब आप अगर एम्फीबियंस को देखेंगे, एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियन जो पानी में भी रह लेंगे और जो अर्थ पे भी रह लेंगे, मतलब सरफेस पे भी रह लेंगे, ज़मीन पे भी रह लेंगे और पानी में भी रह लेंगे। उनकी अगर आप स्पीशी की डाइवर्सिटी देखो तो आपको वेस्टर्न घाट में ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। मतलब अगर आप दोनों को रीजन्स को कंपेयर करेंगे, एक ईस्टर्न घाट है हिमालय इंडिया का, ईस्टर्न घाट वो वाली साइड है जहाँ पे उड़ीसा है, राइट। वेस्टर्न घाट जहाँ पे मुंबई है, गोवा है, केरला है, ये सारी जगह की अगर आप बात करेंगे तो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी जो मिलेगी वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा मिलेगी और ईस्टर्न घाट में कम मिलेगी। तो ये भी अगेन स्पीशीज का वेरिएशन है। अलग अलग तरीके के आपको डिफरेंट तरीके के, मान लीजिए स्नेक की वैरायटी की बात करते हैं तो मान लीजिए आपको वेस्टर्न घाट में 200 तरीके के स्नेक्स मिल जाएंगे, ईस्टर्न घाट में आपको 50 तरीके के स्नेक मिलेंगे। एग्जाम्पल है, ऐसा ये नंबर कोई याद रखने वाला नंबर नहीं है, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ओके। थर्ड लेवल पे बात हो रही है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? ये होती है इज द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम के लेवल पर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम क्या होता था? बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते थे सारे मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया के जब साथ में टुगेदर आ जाते तो उसे हम ऐसी स्फीयर को क्रिएट करते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, उसको हमने इकोसिस्टम का नाम दिया था। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। मैंने आपको बताया था एक ही जगह है, मान लीजिए इंडिया का कोई डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में भी आपको तरह तरह का इकोसिस्टम मिल सकता है। सैंड एरिया का इकोसिस्टम मिल सकता है, एक जो वहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनी होती हैं उसका इकोसिस्टम मिल सकता है। सिमिलरली रेन फॉरेस्ट की हमने बात की थी जिसमें हमने कैनोपी की बात की थी, फिर हमने मिडिल लेवल फॉरेस्ट की बात की थी, फिर हमने सरफेस लेवल के फॉरेस्ट की बात की थी। वो सारी चीज़ें हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में भी। तो आपको इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब इकोसिस्टम सेम रहेगा बट आपको उसी इकोसिस्टम में
मतलब आपको अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे सेम बायोम में, ठीक है, सेम जगह है, सेम बायोम है, बट आपको अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम वहाँ पे मौजूद मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने 3 तरीके की डाइवर्सिटी की बात की, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल डाइवर्सिटी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम। अगर हम बात करते हैं सारी स्पीशीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है, क्या हम सबको काउंट कर चुके हैं? नहीं, हम सारी स्पीशीज को अभी तक काउंट नहीं कर पाए। हमने बहुत ही थोड़े से नंबर ऑफ स्पीशीज को पहचान पाए अभी तक। हम इतनी सारी स्पीशीज हैं, हम उनको सबको काउंट करके उनको टेबुलेट नहीं कर सकते, ना कर पाए हैं अभी तक। कर सकते होंगे, अभी तक तो नहीं कर पाए, राइट। IUCN की अगर रिपोर्ट की बात करें जो 2004 का रिपोर्ट है, जो जितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशी इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। दिस इज वन ऑफ आवर एस्टिमेट्स, ओके। सिर्फ हमने अंदाज़ा, अनुमान लगा लिया है IUCN ने कुछ भी रिसर्च करके कि 1.5 मिलियन, ओके, उतने से ज़्यादा जो है आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल सकते हैं अर्थ के ऊपर। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये भी एक फैक्ट है। देखिए, ये सारे फैक्ट NCERT के फैक्ट्स हैं जो NCERT में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी एग्जाम में स्टेटमेंट होती हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, मतलब एक जगह पे आपको बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक पार्क है, वहाँ पे आपने ग्रुपिंग करना शुरू किया कि यहाँ पे किस किस तरीके की आपको स्पीशीज मिल रही है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टेम्परेट एरियाज है उसके अंदर जो इन्वेंट्री है, जो कि हमने लिस्टिंग करके बना दिया कि भाई यहाँ पे इतने 50 तरीके के बटरफ्लाइज हैं, 100 तरीके के बैक्टीरियाज हैं, वो सब हमने जो ग्रुपिंग की है वो हम टेम्परेट जोन में बेहतर तरीके से कर पाए हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। आप जानते हैं, अगर आपने अभी थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल एरियाज में मोर बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन। चाहे वो प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे इंसेक्ट्स की बात करें, ग्रेटर नंबर ऑफ वेराइटी विल बी फाउंड इन वेयर ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, दोनों चीज़ें, 2 कंडीशंस आपको मिल जाती है जो कि किसी भी एनिमल या प्लांट या किसी और स्पीशी की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, राइट। तो ये दूसरा फैक्ट है कि इन्वेंट्री कहाँ पे कंप्लीट है? टेम्परेट जोन में ज़्यादा कंप्लीट है इन्वेंट्री हमारी। अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाय रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट बताया था। उसने बोला था ग्लोबल डाइवर्सिटी प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। उसने बताया कि 7 मिलियन तक ग्लोबल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी हो सकती है एट द स्पीशी लेवल। एनिमल है एक, उसकी एक स्पीशी है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, उसकी तरह तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। तो उसने बताया कि स्पीशी के लेवल पर 7 मिलियन तक जा सकता है, ये नंबर एस्टिमेट है रॉबर्ट मे का। अगर हम बात करें सारी स्पीशीज़ में तो 70% जो स्पीशी हैं, अगेन एक फैक्ट, तो 70% जो स्पीशीज़ हैं वो किसकी रिकॉर्ड की गई हैं? वो एनिमल्स की हैं। प्लांट्स की जो स्पीशी अगर हम रिकॉर्ड करें तो वो 22% है। 8% का जो गैप है वो बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो एनिमल की जो स्पीशी है वो कितनी है? 70% तक जो स्पीशीज़ है दे आर बिलोंग टू एनिमल ग्रुप, ओके। 22% जो है वो सिर्फ प्लांट ग्रुप में आते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखिए, 22 और 70 नंबर मत रखिए, बट एक थोड़ा सा आइडिया रखिए कि 70% जो है अगर हम अर्थ पे बात करते हैं तो एनिमल स्पीशीज़ है, सिर्फ 22% जो है प्लांट की स्पीशी है। अगर हम एनिमल्स की भी बात करते हैं तो इंसेक्ट्स जो है दे आर मोर स्पीशी रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं 70% जो है, 70% तो एनिमल्स थे 100% में से। इन 70% में से फर्दर जो 70% है वो है इंसेक्ट्स। इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 जो है वो इंसेक्ट्स है, ओके। बाकी के 3 बचेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, बंदर हो सकता है, हाथी हो सकता है, गधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 70% कौन है? इंसेक्ट्स। जिसमें क्या आएगा? मधुमक्खियाँ आएंगी, ग्रास होपर्स आ जाएंगे, मक्खियाँ आएंगी, सारे के सारे इंसेक्ट को आप कंबाइन कर दीजिए, मच्छर भी आएंगे उसके अंदर। तो 70% कौन है? 70% उनका नंबर है और सिर्फ 30% बाकी के एनिमल्स का नंबर है। आप ये सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कोई एलियन स्पीशी आए या कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि सबको वोटिंग राइट मिल जाए कि भाई आपको जो उसको ज़्यादा वोट्स डालेंगे उसका डिसीजन माना जाएगा। तो सोचिए इंसेक्ट्स कैसे वोट डालेंगे? वो कहेंगे क्या वोट, मतलब दिस इज़ जस्ट अ साइंस फिक्शन मूवी का एक हमने
एग्जाम्पल ले लिया, तो नंबर्स किसके ज़्यादा है, 70% जो है इंसेक्ट्स है, 30% जो है बाकी के एनिमल्स है। इस वाले चार्ट से आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, अगर आप देखते हैं इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज, वर्टिब्रेट्स को देख लीजिए, जिसकी वर्टिब्री होती है, जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी बात हो रही है। वर्टिब्रेट में से देखिए 50% जो है ऑलमोस्ट फिशेज है। मैमल्स कितने थोड़े से हैं, 50% में से आप देख लीजिए कितना है, ये इतना 25 हो जाएगा, मतलब लेस देन 20% जो है मैमल्स है, मोर देन 20% बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, सबसे ज़्यादा है फिशेज। प्लांट्स के बारे में बात करें अगर, तो एंजियोस्पर्म जो फ्लावर्स वाले प्लांट है वो बहुत ज़्यादा है, और फंगस भी बहुत ज़्यादा है, फिर मॉसेस, फर्न्स, एल्गी, लाइकन्स, ये सब है। ये अगर आपको डिटेल में पता करना है कि ये सब क्या होता है, तो क्लास 9 के जो चैप्टर है, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है और प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है, उसमें मैंने आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन देके बताया है कि फर्न्स क्या होते हैं, लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, मॉसेस क्या होते हैं, ये सारा आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यू कैन गो बैक एंड रीड क्लास 9 चैप्टर एज वेल। इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करेंगे तो देखिए इंसेक्ट्स कितने हैं, मोर देन 75%, तो इंसेक्ट्स ही हैं, इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। और मॉलस्क है, फिर क्रस्टेशियंस है, अदर ग्रुप एनिमल है, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, यू कैन गेट एन आइडिया। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये तो हमने बात कर लिया, ओके, ये रिपीट स्लाइड आ गया, ये हम बात कर चुके हैं। फिर हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम इंडिया के अंदर सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेना है, इसमें से बहुत सवाल बनते हैं। अगर इंडिया के केस में बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर क्या है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है, मतलब 2.5% से भी कम वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया के पास है। लेकिन जो ग्लोबल स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसकी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 8.1% जो है स्पीशीज इंडिया के अंदर रहते हैं। 81.1% स्पीशीज आर रिजाइडिंग इन इंडिया एंड ओनली 2.4% लैंड एरिया। तो आप देख सकते हैं इंडिया कितना रिच कंट्री है। तो इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है, जिनके पास बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी रहती है। 2.4% एरिया के अंदर मोर देन 8% जो है डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, राइट। 45,000 अगर हम स्पीशी की बात करें प्लांट्स की, ऑफ प्लांट्स, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड। 45,000 हमारे को इंडिया के अंदर सिर्फ बात कर रहे हैं तो स्पीशी प्लांट्स की है, और 90,000 जो है स्पीशी अप्रॉक्सीमेटली एनिमल्स की इंडिया के अंदर पाई गई है। अगर मेज के ग्लोबल एस्टिमेट की बात करें, मेज ग्लोबल एस्टिमेट, तो सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक हम सिर्फ 22% स्पीशीज को ही रिकॉर्ड कर पाए हैं। 80% के लगभग स्पीशीज के बारे में हमें कोई हवा नहीं है कि वो कौन सी है, राइट। सिर्फ 22% का हमारा रिकॉर्डिंग एस्टिमेट है, 80% को जानना अभी हमें बाकी है। तो हम अभी अगर उस टर्म्स में देखें तो हम अपनी अर्थ को ही नहीं जानते पूरी तरीके से, राइट। तो 22% जानते हैं हम। इफ द प्रोपोर्शन इज अप्लाइड टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, देयर मे बी मोर देन 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। ये आप देखिए कि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ को हमें जानना जो है अभी, और 3 लाख से भी ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ जो है उनको हमें जानना बाकी है। सिर्फ इंडिया के अंदर की बात हो रही है। तो आप ये देखिए नंबर्स कितने मतलब इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। हम सिर्फ अपनी अर्थ के बारे में अभी तक सिर्फ 22% स्पीशीज़ को ही जान पाए हैं, 80% स्पीशीज़ को हम नहीं जानते। इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, जिसके अंदर 8% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट्स में बात करें तो रहती है। अगर हम जिन प्लांट्स को भी जानते हैं वो 45,000 से ज़्यादा प्लांट्स को जानते हैं। एनिमल्स को 90,000 से ज़्यादा तरीके के एनिमल्स को हम जानते हैं। तरीके के नंबर्स नहीं है ये, उनकी तरीके की, जैसे बटरफ्लाई एक टाइप है ना, तो इतने सारों को हम नहीं जानते। ये इंडिया के कॉन्टैक्ट्स की बात थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमें किस तरीके से मिलती है, तो हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि ये जो है ये नॉट यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमें यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिल रहा बायोडाइवर्सिटी का, कहीं पे हमको बहुत ज़्यादा मिलती है, कहीं पे हमको बायोडाइवर्सिटी बहुत कम मिलती है। ये कैसा होता है? अब इस पैटर्न को 5 स्टार स्लाइड है ये, अगेन आपको ये स्लाइड को जानना बहुत अच्छे से समझ लो आप इसको। पैटर्न्स कैसे डिस्क्राइब हो रहे हैं? अगर हम पूरे वर्ल्ड में पैटर्न की बात करते हैं तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स डिमॉन्स्ट्रेट द डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी।
अब देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आती है ना तो ऐसे ही लिखा होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट लिखा होगा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डिमॉन्स्ट्रेट द डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। पहले तो आप इस स्टेटमेंट को डिसाइफर करने में आपका आधा दिमाग पजल हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। जब आप इस स्टेटमेंट को डिसाइफर कर पाओगे, समझ पाओगे स्टेटमेंट को, तब आपको समझ में आया कि भाई ये लिखा हुआ जो है वो सही है कि गलत है। सही और गलत का तरीका फर्क आप तभी कर पाओगे जब आपको उसका कंसेप्ट पता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बढ़ती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है, लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारे स्पीशीज़ की जो वैरायटी है वो डिक्रीज होती जाती है, डाइवर्सिटी, राइट। ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मैप पे देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए जी, ये आपको 0 डिग्री दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड। उसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे क्या चला जाएगा, 90 डिग्री साउथ, तो ये 0 डिग्री है। फिर ये यहाँ पे कुछ करते करते यहाँ पे आएगी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 23.5 डिग्री आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये सब है, इसको आप अच्छे से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे लैटिट्यूडनल डिग्री बढ़ रही है बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल एरिया में मिल रही है, कम डाइवर्सिटी जो मिलती है टेम्परेट में मिलती है, सबसे कम आपको मिलती है पोलर रीजन में। डाइवर्सिटी की बात हो रही है, 2, 3, 4, 10 तरीके की स्पीशीज मिलेंगी पोलर एरिया में, टेम्परेट में थोड़ी और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मान लीजिए भालू की वैरायटी है, मैक्सिमम वैरायटी यहीं पे मिलेगी आपको। डॉग्स की वैरायटी है, तरह तरह के डॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बटरफ्लाइज की वैरायटी है। इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है उस स्पीशीज के अंदर वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। यही लिखा हुआ है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डिमॉन्स्ट्रेट द डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब बटरफ्लाई की एक टाइप मिलती है अगर टेम्परेट जोन में, तो बटरफ्लाई की 20 टाइप्स मिलेंगी आपको ट्रॉपिकल जोन में, राइट। ट्रॉपिक्स की बात हो रही है, लैटिट्यूडनल रेंज 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हार्बर्स मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइन, और ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। कहाँ गई ये वाली लाइन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, राइट। तो ये सारे ट्रॉपिकल एरिया हैं। तो ये बात कर रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। सो दिस इज अनदर फैक्ट जो आपको समझना है। फिर बात होती है, एग्जाम्पल दिया गया है, कोलंबिया जो है नियर द इक्वेटर हैज़ अराउंड 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क हैज़ 41 डिग्री नॉर्थ पर है, हैज़ 105 स्पीशीज, एंड ग्रीनलैंड हैज़ 71 डिग्री नॉर्थ पे हैज़ ओनली 51 स्पीशीज। अब देखो ये बात कर रहा है कोलंबिया की, तो कोलंबिया कहाँ है, कोलंबिया कुछ यहाँ कहाँ पे, अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ यहीं कहीं पे है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, सॉरी मैक्सिको है ये, तो कोलंबिया कहाँ पर है, यहीं कहीं पे होगा। न्यूयॉर्क यहाँ पे होगा, और फिर किसकी बात कर रहा है, ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। ये ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड में कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे और कम, फिर यहाँ पे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम, राइट। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये छोटा मैप है, एनलार्ज करके हम नहीं दिखा पा रहे हैं। स्टडीज़ और भी हुई हैं कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है मोर बायोडाइवर्सिटी है, ये तो हम समझ गए। तो इस वाले पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने लैटिट्यूडनल पैटर्न देखा, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ता जाएगा बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली हाइट के ऊपर भी है, जितना हाइट ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी आपको, जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाएंगे बायोडाइवर्सिटी आपको कम मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो India with much of its land area in tropical latitudes has more than 1200 species of birds. इंडिया के पास 1200 से ज़्यादा स्पीशीज हैं बर्ड्स की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इक्वेटर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plants. ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनके पास ज़्यादा वस्कुलर प्लांट्स हैं। ट्रॉपिकल जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, उसके पास ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ऑन अर्थ। अमेजोन, अगर पूरी अर्थ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला जोन ढूंढना है तो वो अमेजोन के फॉरेस्ट है, राइट। वहाँ पे बहुत तरीके की 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेज, मतलब ये रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, राइट। तो साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया है, इन दीज रेन फॉरेस्ट दैट माइट एटलीस्ट हैव 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, रेन फॉरेस्ट के अंदर। फिर हम बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो हैं, जर्मन नेचुरलिस्ट है, जोग्राफर भी हैं हम्बोल्ट, करंट वाला ये मतलब जोग्राफर है। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं,
Within a region, species richness increase with increase explored area, but up to a limit. जैसे जैसे आप एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी अप टू अ सर्टेन एरिया। पीक भी तो अचीव होगी ना। ये देखिए, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है लॉग स्केल पे। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, देखिए एरिया बढ़ता जा रहा है, स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है अप टू दिस लिमिट। उसके बाद स्टेग्नेशन, फिर उसके बाद क्योंकि पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बाद आप जितना एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो वो बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप उन्होंने बताया। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbola. अब ये जो स्टार्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्टिंग लगता है वो इसको तरह तरह से डिसाइफर कर सकते हो। हम तो जो बाकी की जनता है उसको तो सिर्फ इतना समझना है, जैसे जैसे एरिया का एक्सप्लोरेशन बढ़ता जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद वो हाइपरबोला शेप में आना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो स्पीशीज किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट अगर हम बात करते हैं, कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन विद लेस स्पीशीज। अब ये बात को बहुत ध्यान से समझ लो, ये स्टडीज के बाद पता चला है, इकोलॉजिस्ट ने बहुत सालों साल स्टडीज किए तो उन्होंने पता लगाया कि जो कम्युनिटीज जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज की वैरायटी रहती है उनके पास वो मोर स्टेबल होती है, मतलब कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को झेल जाती हैं, वो सर्वाइव कर जाती है विद द देन दोज विद लेस स्पीशीज। जिन कम्युनिटीज में लेस स्पीशीज रहते थे, मतलब ये तो एक इंटरेस्टिंग सी मतलब वैसे ही बात है, 10 तरीके की प्राणी रहते हैं, एक बटरफ्लाई की टाइप रहती है, एक क्रोकोडाइल की टाइप रहती है, अगर तो उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो इस वाली कम्युनिटी को कुछ थ्रेट मिल गया तो ये पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे 25 तरीके के क्रोकोडाइल रहते हैं, 50 तरीके की बटरफ्लाइज रहती हैं, 10 तरीके के डियर रहते हैं। अब उसके बारे में सोचिए, थ्रेट होगा तो एक आधे टाइप को हो जाएगा, एक आधी टाइप तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगी। तो यही बताने की वो कोशिश कर रहा है, जिन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा स्पीशीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करना जानते हैं। स्पीशीज़ में भी मान लीजिए हिरन भी रहता है, क्रोकोडाइल भी रहता है, भालू भी रहता है, टाइगर भी रहता है। एक कम्युनिटी ऐसी है वहाँ पे सिर्फ टाइगर रहता है और एक डियर रहता है और एक बटरफ्लाइज रहती हैं, तो इसको एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे बहुत वैरायटी रहती है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी क्या हो गए फिर, इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर एक स्टेबल कम्युनिटी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कितना आप बायोलॉजिकल जो बायोमास है उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार तो बहुत सारे प्लांट्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, अगले बार सूखा पड़ गया। ऐसी कम्युनिटी होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होगी, मतलब एट्रीब्यूट स्टेबल कम्युनिटी के हैं कि उसको बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करनी है। इट मस्ट आइदर बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज। जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं नेचुरल और मैनमेड उससे वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज से भी रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई आपको एलियन स्पीशी आके इंट्रोड्यूस कर दी गई, हो सकता है आपको वो बहुत ज़्यादा हार्म करना शुरू कर दे, हो सकता है कि आप नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे इतने रेजिस्टेंट ना हो पाओ। तो ये सारी चीज़ें इसमें एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि एक स्टेबल कम्युनिटी अगर बनानी है तो उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, राइट। तो ये जो चैप्टर था ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटीज में हमने बात किया था, इसमें एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं स्टेबल कम्युनिटी के। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा स्लो आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से जो इसके फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स से अलग अलग स्टेटमेंट डिराइव कर करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम्स हो, सीडीएस एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम एंड नंबर ऑफ एग्जाम्स, उन सब में इसी तरीके से स्टेटमेंट्स को मोल्ड कर करके, स्टेटमेंट कहाँ से पिक की जा रही हैं, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को पिक करके उनको बेस बना के उसको मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आप बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा। इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।